हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अव्यक्त ने ध्यान से उसकी बातों को सुनते हुए कहा, पर जब देखता हूँ कि डैड हमेशा एकांश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, मॉम भी उसकी चिंता ज़्यादा करती है, तो शोभित ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, अंश भी तुम यही पूछ चुके हो और अब मुझसे, पर खुद से कभी पूछा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने खुद उन्हें थोड़ा कम जताया कि तुम्हें उनकी ज़रूरत है? अव्यक्त से उसकी बात पर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं बस हमेशा चाहता था कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, इसलिए कम बोला, ज़्यादा किया। शोभित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एकांश वो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा पूछता है, ज़्यादा डांट खाता है और यही वजह है कि वो ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन जो हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है उसकी कमी तब समझ आती है जब वो एक दिन चुपचाप दूर चला जाए। अव्यक्त ने धीरे से कहा, मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं उनकी नज़र में बस जिम्मेदारी हूँ, पर एकांश उनकी कमजोरी। शोभित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हो सकता है, पर याद रखना, कमजोरियों से मोह होता है, पर भरोसा हमेशा ताकत पर किया जाता है। ब्रो ने तुम्हें हमेशा मजबूत माना, शायद इसलिए तुम्हारे कंधों पर ज़्यादा भरोसा रखा, और महक तुमसे इतना जुड़ी है कि तुम्हारे दर्द को तुमसे पहले समझ जाती है, लेकिन हर बार जताना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अभी अव्यक्त ने आंखों में हल्की नमी लिया, हल्का मुस्कुरा कर कहा, आपको लगता है वो सच में मुझसे उतना ही प्यार करती है? शोभित ने जवाब में अपना सिर हिला, तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें बस थोड़ा महसूस करना है। और हाँ, अगली बार जब डैड एकांश के साथ हंसते दिखे तो ये मत भूलना कि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा अकेलापन वो दोनों रातों को महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें स्पेस देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी समझ को परखते हैं। अव्यक्त ने शोभित की बात सुनकर कहा, चाचू आप तो जैसे सब पढ़ लेते हो ना? शोभित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बड़ा भाई हो ना, इसलिए सब पढ़ लेता हूँ। जिसकी बात पर अव्यक्त कुछ कहता उससे पहले ही विप्लव ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए, ब्रो भैया। शोभित ने गहरी सांस भरते हुए कहा, आ जाओ। विप्लव ने हाथ में फाइल पकड़े भागते हुए आकर कहा, ये फाइल मुझे समझ नहीं आ रही है यार। और ऊपर से मृत्युंजय भाई भाग गए। शोभित ने उसके हाथ से फाइल ले ली और पढ़ने लगा। तब विप्लव ने अव्यक्त को देखते हुए, तुम्हें क्या हुआ? अव्यक्त ने विप्लव को देखते हुए पूछा, चाचू आप एक बात बताइए, अगर शोभित चाचू नहीं होते तो आप ज़्यादा खुश रहते हैं ना? विप्लव ने बिना किसी भाव के अव्यक्त को देखा और उसके सामने आकर उसके सिर को पकड़कर झांकने लगा, जिसे देख अव्यक्त ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, आप क्या कर रहे हो? विप्लव ने एक चमटा उसके सिर पर जड़ दिया और कहा, बकवास करता है, सुबह सुबह किसने कहा तुझे गांजा पीने के लिए? शोभित ने विप्लव को घूरते हुए कहा, बाफी क्या बकवास हरकत है? विप्लव ने अव्यक्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ड्रग्स लेने लगा है भाई, देखो कैसी बकवास कर रहा है। अव्यक्त ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, आप क्या कह रहे हो? मैं ऐसी चीज़ नहीं करता, मैं ड्रिंक भी नहीं करता। विप्लव ने कुछ देर अव्यक्त को घूर कर देखा और शोभित से कहा, फाइल पढ़ लिया आपने? शोभित ने उसकी तरफ फाइल बढ़ा, इंग्लिश की क्लास ले ले बेवकूफ़। विप्लव ने मुंह बनाते उसके हाथ से फाइल ले लिया और अव्यक्त को देखते हुए कहा, तेरे सवाल का जवाब ये है कि अगर ब्रो नहीं होते तो मैं ऐसा नहीं होता, मैं उनकी तरह होता, और मुझे वो बहुत बोरिंग लगता है, समझा? बोरिंग बुढ़ा। इतना कहकर विप्लव स्टडी रूम से बाहर चला गया, जिसके जाने पर अव्यक्त ने हैरान होते हुए, वो मुझे बुढ़ा कह कर गए? शोभित ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, वो तुम्हें बोरिंग कह कर गया? अव्यक्त ने कन्फ्यूजन में शोभित को देखते हुए पूछा, उन्होंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? शोभित ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मेरा एक बहुत डरावना एक्सीडेंट हुआ था और मैं 6 महीने के लिए कोमा में था, और उन 6 महीनों में विप्लव मुस्कुराना भूल गया था। मेरे काम की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई थी और इसलिए वो मेरी गैर मौजूदगी पर भी डरता है। दोबारा उसके सामने ऐसी बात मत करना। अव्यक्त ने शोभित की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया और शोभित ने उसे फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसके कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं अपना फाइल लेकर आता हूँ। इतना कहकर शोभित उठकर स्टडी रूम से बाहर चला गया। जिसके जाने के बाद अव्यक्त ने कुछ पल चुप रहने के बाद एकांश को कॉल मिला दिया। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से एकांश ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। अव्यक्त ने अपनी आईब्रो सिकराते हुए कहा, मॉम कहाँ है? एकांश ने जवाब में कहा, कॉल कर लो ना यार, मैं अभी मीटिंग में हूँ। अव्यक्त ने एकांश की बात सुन कहा, सुन अंश, शराफत के साथ वापस आ जा, मुझे तेरा ये गेम अच्छा नहीं लग रहा। एकांश ने दूसरी तरफ से कहा, जरा टोन को चेंज करो, ये क्या ड्रामे बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो? अव्यक्त ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, वापस आ जाओ। एकांश ने दूसरी तरफ से कहा, आप हो ना तो मुझे ज़रा एंजॉय करने दो। अव्यक्त ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्यों, हमेशा तू ही घूम सकता है क्या? मैं नहीं घूम सकता।
एकांश ने आंखें रोल करते हुए कहा, घूम सकते हो, लेकिन आपके सपनों में जिम्मेदारी उठाओ जिम्मेदारी मैं तो उस लायक नहीं रहा। आप तो कम से कम मेरे पिताश्री के सोच पर खरे उतरो। अव्यक्त ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। एकांश ने दूसरी तरफ से कहा, ठीक है, कितनी बार बताओगे? चलो अभी रखता हूँ, मेरी मीटिंग है, रात को घर पर लाएंगे चादर ओढ़कर। अव्यक्त ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो गर्लफ्रेंड जैसी बातें भी मत किया करो, वापस आ जाओ। चलो रखता हूँ, बाय। इतना कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया। जिसके कॉल कट करने पर एकांश ने फोन को देखा और एक गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं इस लड़के की जान ले लूंगा। इतना कहकर अव्यक्त ने फोन को टेबल पर रखा और फिर से फाइल पढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में आरव निर्भीक की पट्टी करने के बाद मीटिंग रूम की तरफ चला गया, जहां उसने निशा को देखा जो कि मुस्कुराते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, जिसे देखते हुए आरव की आंखें सिकुड़ गई। उसने चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़े होकर उसकी बात सुनने में ही भलाई समझी। तकरीबन 10 मिनट बाद भी जब निशा की बातें खत्म नहीं हुई तब आरव ने उसके हाथ से फ़ोन खींच लिया। व्हाट द हेल, निशा गुस्से से चिल्लाई। आरव ने बीच में फ़ोन को कट किया और अपने पॉकेट में डालते हुए कहा, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड पीछे खड़ा हुआ है तब तो किसी से बात कर रही हूँ। निशा ने आरव के ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, एक्स हो। आरव ने अपने कदम हल्का सा निशा की तरफ बढ़ाया और उसकी ओर झुका, जिसे देख निशा बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए पीछे हुई। तब आरव ने निशा को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारी ब्रेकअप के बाद ज़्यादा हॉट हो गई हो? इसलिए तो तुम्हें देखते ही मैं इरेक्ट करने लगता हूँ। निशा ने अपने सलाइवा को निगल लिया और आरव का पीछे करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ऐसे नज़दीक आकर तुम मुझे एक्साइट करोगे? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे सिर्फ गुस्सा आता है, मन करता है कि तुम्हारा मुंह। ये कहते हुए निशा ने अपने हाथ आरव के चेहरे के आगे वेव किया, जिसके कहने से पहले ही आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखकर, चुम लूं, यही कहना था ना? किस्मत से मैं फ्री हूँ इस वक्त। निशा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और एक कदम पीछे हुई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट के साथ मुंह बनाते हुए कहा, डॉक्टर भाटिया, तुम ना बहुत ओवर हो रहे हो। आरव ने उसके ऊपर थोड़ा झुकते हुए कहा, तुम्हारे सामने ही होता हूँ, बाकी सबके लिए तो मैं भोला सा मासूम सा आरव हूँ। निशा ने आंखें तरेरते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि ये सब बातें बच्ची जैसी है? ग्रो अप डॉक्टर भाटिया। आरव ने हल्का हंसते हुए उसके और पास आकर कहा, बच्चा, तुम्हारे सामने तो मैं ऐसा बच्चा हूँ जो सिर्फ एक टॉफ़ी चाहता है और वो टॉफ़ी सिर्फ तुम्हारे पास है। ये कहते हुए आरव ने उसकी आंखों से नज़र हटाते हुए अपनी नज़रें नीचे क्लीवेज पर डाली, जिसे देख निशा ने तेज़ी से अपने सीने को कवर करते हुए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ये मेरा फ़ोन मुझे दो। ये कहते हुए निशा ने अपना हाथ आगे किया, जिस पर आरव ने पॉकेट से फ़ोन निकाला, लेकिन उसकी तरफ बढ़ाते बढ़ाते उसे हवा में ऊपर उठा दिया और शरारत से कहा, ले लो, लेकिन एक चीज़ का जवाब दो पहले। निशा ने एक नज़र फ़ोन को देखा और गुस्से से उसे देखते हुए पूछा, क्या? आरव ने सीरियस लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें किसी और से बात करता देख जलन होती है तो क्या तुम मान लोगे कि मैं अब भी सिर्फ तुमसे जुड़ा? जिसकी बात सुन निशा उसे देखने लगी। आरव की आंखों में जिद और सच्चाई दोनों थी, जिसे देखते हुए उसने अपना चेहरा मोड़ कर धीरे से कहा, और अगर मैं कहूँ कि मुझे अब भी तुम्हारे हर बात पर रिएक्शन आता है तो क्या तुम ये मान लोगे कि मैं अब भी तुमसे दूर नहीं जा पाए? यह सुन आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। वो आगे बढ़ा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते, फिर झगड़ना बंद करो और आ जाओ मेरे पास। निशा ने उसे देखते हुए आंखें सिका, तुम अगर इतना ही सीधा हो तो ये जो तुम्हारे चेहरे पर पागलपन है वो क्या है? आरव ने झुककर उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, वो सिर्फ तुम्हारे लिए रिजर्व है, डॉक्टर ने। जिस पर निशा ने उसे दूर करते हुए कहा, कान में भिन भिन आना बंद करो, मेरा फ़ोन वापस करो। आरव ने उसके हाथ में फ़ोन रखते हुए कहा, अगली बार अगर 10 मिनट से ज़्यादा किसी से बात करते देखा ना तो फ़ोन लूँगा नहीं, सीधा पटक दूंगा, और शिकायत के लिए तुम मुंह नहीं खोल पाओगे क्योंकि वो मेरे मुंह में कैद होंगे। निशा ने आरव को घूर कर देखा और एक मुक्का उसके पेट पर जलने के बाद फुल स्पीड में वहाँ से भाग गई, जिस पर आरव अपने पेट पर हाथ रखते हुए बस दर्द से कराहता रह गया। वहीं दूसरी तरफ श्रेय इस वक्त अपने चेहरे पर काला मास्क लगाए, सिंपल ब्लैक हुडी और नीचे ब्लैक पैंट पहने एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ था। आते जाते लोग उसे देख रहे थे। हालांकि श्रेय का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना अट्रैक्टिव था कि वो किसी मॉडल की तरह लग रहा था। जब एक फोटोग्राफर ने उसके पास आकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, श्रेय ने उसकी तरफ देखा, जिसकी नज़र पर फोटोग्राफर ने कहा, हेलो, मेरा नाम टोनी है, मैं सोशल मीडिया से फ़ोटोज़ डालता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपकी तस्वीर खींच सकता हूँ? श्रेय ने टोनी की बात सुनकर कहा, सॉरी, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टोनी ने श्रेय की बात सुनकर कहा, ओके, नो प्रॉब्लम। श्रेय ने अपना सिर हिला दिया और इधर उधर देखने लगा, जिस पर टोनी ने फिर से पूछा, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो? श्रेय ने जवाब में कहा, हाँ, किसी को सी ऑफ करने आया हूँ। टोनी ने इधर उधर देखते हुए कहा, किसे? श्रेय ने जवाब में कहा, किसी खास को।
श्रेय के जवाब पर टोनी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, गुड लक। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, जिसके जाने के बाद श्रेय ने इधर उधर देखते हुए कहा, कब आओगे तुम? ये कहते हुए अचानक उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर गई, जिसे देखकर उसने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली और धीरे से कहा, हैव ए नाइस जर्नी परी। इतना कहकर श्रेय उसकी तरफ बढ़ा और उसके बगल से होकर गुजर गया, जिससे झटके से परिधि ने सिर घुमाकर देखा और ढके हुए हुड्डी को देखने के बाद वो वापस पलटकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। ना उसका होना जरूरी था, ना उसका जाना आसान, मगर दिल है कि बस उसी के नाम पे धड़कता रहा। मोहब्बत में जीत नहीं, फिर भी खुद को हारता गया। इंतजार अब इबादत सा लगने लगा, क्योंकि मिलने की वजह न खोज पाया। ये हवस नहीं जो छूने को बेताब करे, ये वो इश्क है जो दूर रहकर भी तुझसे ही फना होना चाहे। मैं उसका था हूँ, शायद रहूँगा भी, फिर वो चाहे कभी मेरी हो या किसी और की। एक तरफा मोहब्बत सही, आज नहीं तो फिर कभी। कुंज पैलेस। सूरज अपने घर जाने को तैयार था और इस वक्त पूरा पैलेस की लाइटों को जलाया जा रहा था। बेहद शांति और हल्की गर्म हवाओं के बीच पैलेस में लगे पर्दे उड़ रहे थे। हर तरफ शांति पसरी हुई थी, जहाँ सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उड़ते हुए पंछी भी नजर डाले यहाँ से वहाँ घूम रहे थे और माली पौधे को पानी डाल रहा था। गुलाब की खूबसूरत सुगंध को पूरे पैलेस के गार्डन में फैली हुई थी और इस वक्त महक और मौली के कमरे के बालकनी में बने पूल के पास बैठे हुए थे, जहाँ महक ने पूरे डूबते हुए सूरज को देखते हुए कहा, ये जगह बहुत सुकून भरी है। ये कहते हुए महक ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे मौली ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपको यहाँ पर पापा जी के साथ आना चाहिए था। महक ने आंखें खोलकर मौली को देखा और आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, उनका नाम मत लो, मैं अभी भी उनसे नाराज़ हूँ। मौली ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा जी शायद आपसे ज़्यादा नाराज़ होंगे, क्योंकि आप उन्हें बिना बताए आई हैं। महक ने ठीक से बैठते हुए कहा, मैंने कोई बॉयफ्रेंड पालकर नहीं रखा है, अपने बेटे के घर आई हूँ। अगर वो नाराज़ होते हैं तो उनके सोच की गलती। हाँ, पापा जी हमेशा आप ही के बारे में सोचते हैं, तो अब उनकी गलती कहाँ से हुई? मौली ने शरारत में कहा, जिस पर महक ने आंखें रोल कर कहा, अब अगर मृत्युंजय जैसे पति तुम्हारे पास होते ना, तुम उन्हें समझ आता कि उन्हें झेलना कितना मुश्किल है। मौली ने सिर नहीं हिला, नहीं मां, एकांश भी ज़्यादा नखरीले हैं। अच्छा तो बताओ, अभी तुमसे एकांश ने बाथरूम के लिए झगड़ा किया है? महक ने आंखें चढ़ाते हुए जवाब में मौली ने अपना सिर नहीं में हिला दिया। नहीं, वो किसी चीज़ के लिए मुझसे झगड़ा नहीं करते। जिस पर महक ने खुद की तरफ इशारा करते वो मुझसे अब तक वो अब तक झगड़ते हैं। अगर मैं झगड़े के बाद उनका कोई सामान यूज कर लूँ। मौली ने उनका हल्का मुस्कुराया, और आपके इस्तेमाल करने के बाद वो फिर से इस्तेमाल करते हैं? महक ने मौली को इंटरेस्ट को देखते हुए कहा, ऐसी बातें नहीं करते, बताइए ना, मैं आपके इस्तेमाल करने के बाद वो इस्तेमाल करते हैं? मौली ने उसी जिद से महक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले उनके कान में तेज़ी से इंजन चलने की आवाज़ आने लगी और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई चीज़ तेज़ी से उस ओर बढ़ रही है, जिसे सुनते हुए मौली ने कहा, लगता है एयरप्लेन आ जा रहा है। ये कहते हुए मौली ऊपर देखने लगी, जब उसकी नज़र बिल्कुल नज़दीक में उड़ते हुए जेट पर गई, जिसे देखकर मौली ने कन्फ्यूज होती, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। ये कहते हुए मौली की नज़र नज़दीक में आ चुके जेट पर गई, जिस पर सारक का बड़ा सा लोगो लगा हुआ था, जिसे देखते हुए मौली की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने महक की तरफ देखा, जो कि जेट को घूर रही थी, जहां नीचे एंट्रेंस से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बने हेलीपैड की तरफ को जेट लैंड होने लगी और सारे गार्ड्स अलर्ट होकर खड़े हो गए। जैसे ही हेलीपैड पर उतर, चारों ओर धूल उड़ने लगी और वहां पर लगे पेड़ तेजी से हिलने लगे। गार्ड्स बिना पलक झपकाए अपने पोजीशन में खड़े हुए थे और जेट का दरवाज़ा खुला और मृत्युंजय सिंपल लोअर और टी शर्ट में बाहर निकला, जिसे देखते हुए मौली की आंखें बड़ी हो गई। उसने महक से कहा, माँ, पापा जी। महक ने नज़र मृत्युंजय पर गिराए हुए कहा, दिख रहा है मुझे, लेकिन इन्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ? ये कहते हुए महक की आंखें सिकुड़ गईं। वहीं मृत्युंजय की नज़र जेट से उतरते ही सबसे पहले बालकनी में खड़ी मौली और महक के ऊपर चली गई। महक को देखते हुए उसकी भौवें तन गई। महक का चेहरा भी बिल्कुल ठंडा हो गया और मृत्युंजय ने किसी को कुछ नहीं कहा और सीधा अंदर की तरफ चलाया। किसी गार्ड ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, जिसे देखते हुए महक की आंखें सिकुड़ गई। उसने धीरे से, किसी ने रोका नहीं? मौली ने उसकी बदलाहट पर कहा, आपने कुछ कहा? महक ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और मौली ने उसे नीचे की तरफ इशारा कर, हमें नीचे चलना चाहिए। महक ने फिर से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जिसे ज़रूरत है वो यहाँ पर आए। माँ, पापा जी ऑलरेडी गुस्से में लग रहे हैं, आप उन्हें और गुस्सा क्यों दिला रही हो? मौली ने हताश होते हुए पूछा। महक ने मौली के बात सुनकर, अपने पति को कॉल करो और बुलाओ उसे। मुझे पूरी यकीन है कि उसी के पापा के चुगली चंद के में बताया होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। मौली ने महक की बात पर हंसते हुए, पापा का चुगली चंद, ये कोई नया नाम नहीं हो गया? महक ने उसकी बात सुनकर कहा, चुगली चंद छोटा हो गया, मुझे कहना चाहिए था पापा का ब्रेकिंग न्यूज़, नहीं पापा का पेंचकस आने दो।
उस लड़के को। मौली ने महक के गुस्से को देखते हुए अपना फ़ोन निकाल कर कहा, मैं बुला लेती हूँ। इससे पहले कि मौली एकांश को कॉल कर पाते वहाँ पर एसयूवी आकर रुके, जिसे देख महक की आंखें सिकुड़ गई और मौली ने धीरे से कहा, हो गया सत्यानाश। ये कहते हुए मौली को एकांश के लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि वो भी वहाँ पर पधार चुका था, जिसे महक ने देखा और कुर्सी से उठकर सीधा बिना कुछ बोले नीचे की तरफ चली गई, जिसे देख मौली ने उसके पीछे दौड़ी। माँ रुकिए। तो महक ने बिना मौली के बात का जवाब दिए नीचे जाते हुए कहा, मेरे रुकने से कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए महक सीढ़ियाँ उतरने लगे और लिविंग हॉल में चली आई, जहाँ वहीं मृत्युंजय अब पैलेस के एंट्रेंस पर था, जहाँ उसके सामने पूरा स्टाफ लाइन से खड़ा हुआ था। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर उसे ग्रीट किया। मृत्युंजय ने उन लोगों पर एक नज़र भी नहीं डाली और सीधा अंदर की तरफ चला गया, जहां एकांश गाड़ी से बाहर निकला और गुरु ने एकांश से कहा, सर आपके फादर आए हैं, पता है मुझे, और मॉम को ही सी ऑफ करने आया हूँ। ये कहते हुए एकांश अपने कोट का बटन लगाते हुए अंदर की तरफ चला गया, जहां मृत्युंजय ने महक को अपने सामने देखा और अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर ली। महक बिना किसी भाव को उसे देख रही थी। महक के बिना पछतावा और डर के चेहरे को देखते हुए मृत्युंजय ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, इस तरीके से चोरी छुपे आना जरूरी था। महक ने मृत्युंजय को जवाब में कहा, चोरी छुपे नहीं आई हूँ, साफ तौर पर वैशाली को बता कर आई हूँ। वैशाली? ये कहते हुए मृत्युंजय ने दांत पिस लिया। मैंने उस औरत से पूछा था और उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझे नीचा दिखा रही थी। महक ने धीरे से बड़बड़ाया, आप दोनों का पसंदीदा काम है। मृत्युंजय ने उसके बड़बड़ाहट को इग्नोर किया, उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो। महक ने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर आपको जाना है तो अकेले जाइए। मृत्युंजय ने महक को घूरते हुए कहा, महक डोंट टेस्ट माई पेशेंस, आई डिड नॉट इट टेस्टेड योर पेशेंस, व्हाट विल यू डू। महक ने मृत्युंजय को तेवर में कहा। मृत्युंजय ने झुककर महक को अपनी गोद में उठा लिया और ले जाते हुए कहा, मुझे ज़बरदस्ती करना अच्छे से आता है। जिसे देख महक की आंखें हैरानी से फैल कर मौली भी अपने मुंह पर हाथ रखे उन्हें देखने लगी। जहां मृत्युंजय महक को ले जाने के लिए पीछे मुड़ा, तब उसकी नज़र एकांश पर चली गई। एकांश को देखते हुए मृत्युंजय के कदम रुक गए और महक ने मृत्युंजय को पीछे करते हुए कहा, मुझे नीचे उतारिए। मृत्युंजय ने महक की बात को अनसुना किया और एकांश सामने आकर कहा, अगर तुम्हें तुम्हारे परिवार से इतना प्यार है तो चलो वापस, लेकिन इस तरह से मेरी बीबी को यहाँ रखना बंद करो। एकांश ने मृत्युंजय की बात सुन कहा, ओह डैडी, मुझे पता है मॉम के बगैर आपके दिन और रात नहीं कटते, सो आई मैसेज यू एंड यू आर ब्लेमिंग मी इन टेस्ट। मृत्युंजय ने आंखें सिकुड़ाते हुए एकांश को देखा और एकांश ने उसके पास आकर महक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मॉम को नीचे उतारिए। मृत्युंजय ने महक को और कसकर पकड़ लिया और कदम पीछे होकर कहा, इट डज नॉट मैटर टू यू, आई एम टॉकिंग माई वाइफ विथ मी। इतना कहकर मृत्युंजय साइड से जाने लगा, जिस पर महक गुस्से से चिल्लाई, मृत्युंजय मुझे कहीं नहीं जाना, आप सुन रहे हो मेरी बात, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मृत्युंजय ने महक को घूरते हुए कहा, एंड आई विल कीप यू विथ मी, यू फकिंग मैन, स्टे अवे फ्रॉम मी। ये कहते हुए महक ने मृत्युंजय को दूर किया, जिसे मृत्युंजय नीचे उतार दिया और जिसके चेहरे को कसकर पकड़ते हुए अपने नज़दीक लाया, जिस पर महक ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, शर्म करो। ये कहते हुए महक एकदम से पीछे होकर एकांश ने मौली के पास आकर उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, इरिस गो टू योर रूम। मौली ने एकांश के हाथ को अपनी आंखों के सामने से हटा दिया। अरे मैंने किया है आपके साथ, मुझे देखने दीजिए, पापा जी कितने रोमांटिक है। एकांश ने मौली के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, उनका बेटा उनसे भी ज़्यादा रोमांटिक है, इसलिए जो कहा वो करो, कमरे में जाओ। एकांश के इंटेंस नज़रों को उसकी आवाज़ में एक ठंडी इंस्टेंटी को महसूस करते हुए मौली को पूरे शरीर में सिरन सी दौड़ गई और उसने एकांश से कहा, मैं पापा जी को रोकती हूँ ना, प्लीज़, तुम्हें लगता है कि वो यहाँ रुक जाएंगे? एकांश ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। मौली ने जवाब में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ज़रूर, वो यहाँ पर रुक जाएंगे, आप 2 मिनट रुकिए। इतना कहकर मौली एकांश से दूर हो गए। उसने बिल्कुल नरम आवाज़ में कहा, पापा जी। मृत्युंजय ने मौली की तरफ सिर घुमाकर देखा और अपनी आवाज़ को धीमा करते हुए कहा, अपनी सास को समझाओ कि चले मेरे साथ, वो यहाँ नहीं रह सकती। मौली ने मृत्युंजय की बात सुन धूरे, पापा जी प्लीज़ रुक जाइए, माँ के साथ आप भी यहाँ रुक जाइए। तो दोस्तों कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में लिखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरे सुनने के लिए धन्यवाद।